हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुएथिक्स। तो आज हम क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को कंटिन्यू करेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो सबसे पहले आपको कंजर्वेटिज्म का मतलब जानना होगा। कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल और सोशल फिलॉसफी है। आप कह सकते हैं ये एक आइडियोलॉजी है और यह आइडियोलॉजी कहती है कि जो भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि चलते आ रहे हैं, ठीक है, प्री रिवॉल्यूशनरी टाइम से, जो भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, सोशल हायरार्कीज हैं, ठीक है, मोनार्कीज हैं, उनको मेंटेन रखा जाए, उनको रिस्टोर्ड रखा जाए, उन्हें छेड़ा ना जाए। और अगर जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो स्लो चेंजेस हो, जहाँ पे ट्रेडिशनल वैल्यूज, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट को मेंटेन रखा जाए, उन्हें ना छेड़ा जाए, ऐसा कंजर्वेटिव्स का मानना था। और ये जो उनका बिलीफ था या फिर आप कह सकते हैं जिनकी आइडियोलॉजी थी, इसे हम कंजर्वेटिज्म कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 1815 के बाद कैसे कंजर्वेटिज्म जो है वो यूरोप में इमर्ज होने लगता है। उसका जो आइडिया है या फिलॉसफी है वो यूरोप में कैसे इमर्ज होती है धीरे धीरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. तो नेपोलियन की डिफीट के बाद 1815 में जब नेपोलियन की डिफीट हुई इन द बैटल ऑफ लिप्जिंग, उसके बाद जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी वो काफी ज्यादा मोटिवेट हो गई थी बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी कंजर्वेटिज्म की जो आइडियोलॉजी है या फिलोसफी है उससे काफी ज्यादा इंस्पायर हो गई थी या फिर मोटिवेटेड हो गई थी। राइट, कौन? यूरोपियन गवर्नमेंट्स। Conservatives believed that established traditional institutions of state and society, जैसे कि monarchy, church, social hierarchies, property and the family should be preserved. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव्स का ऐसा मानना था कि जो भी established ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है स्टेट के, सोसाइटी के, जैसे कि मोनार्कीज, चर्च, जो भी सोशल हायरार्कीज चलती आ रही हैं, प्रॉपर्टी हो गया, फैमिली हो गया, इन सबको प्रिजर्व रखा जाए, छेड़ा ना जाए, इनको मेंटेन्ड रखा जाए। ठीक है। Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. कुछ conservatives का मानना था कि जो प्री रिवॉल्यूशनरी डेज है, यानी रिवॉल्यूशन से पहले का जो टाइम है जब ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज एग्जिस्ट करती थी, तो वो टाइम पूरी तरीके से वापस नहीं आ सकता और आना भी नहीं चाहिए। राइट, उनके हिसाब से क्या था, देखो, दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की। तो जो भी नेपोलियन ने चेंजेस इनिशिएट किए थे, उन चेंजेस से कुछ कंजर्वेटिव्स को ये रियलाइज हुआ कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो इनफैक्ट इन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि मोनार्की को स्ट्रेंथन कर सकता है और पावरफुल बना सकता है, स्ट्रॉन्ग बना सकता है। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। तो उनका मानना था कुछ कंजर्वेटिव्स का कि ये जो मॉडर्नाइजेशन है ये स्टेट को और ज्यादा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अ मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनेमिक इकोनॉमी, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. तो इनका मानना था कि अगर मॉडर्न आर्मी हो, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी हो, ब्यूरोक्रेसी एक आप कह सकते हैं गवर्नमेंट का सिस्टम है जहाँ पे ऑफिशियल्स जो है वो डिसीजंस लेते हैं। तो अगर एक इफेक्टिव, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी हो, एक डायनामिक इकोनॉमी हो, डायनामिक इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हो, ग्रो हो रही हो, या फिर आप कह सकते हैं इंप्रूव हो रही हो। तो अगर एक मॉडर्न आर्मी हो, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी हो और डायनामिक इकोनॉमी हो, ठीक है, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम, और जो फ्यूडलिज्म एबोलिशन का, फ्यूडलिज्म और सर्वडम का एबोलिशन है, तो इन सब चीजों से क्या हो सकता है, इन सब चीजों से, इस मॉडर्नाइजेशन से जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज है वो स्ट्रेंथन हो सकती है, वो और पावरफुल हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है यूरोप में। ठीक है, तो आई होप आपको ये पैराग्राफ अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। In 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia, Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. तो 1815 में जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे यूरोपियन पावर्स के, ठीक है, जैसे ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, प्रशिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, तो यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इकट्ठा होते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली वियना में मिलते हैं। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की एक सिटी है, तो वहां पे ये मिलते हैं और ये यूरोप के लिए एक सेटलमेंट क्रिएट करते हैं, एक सेटलमेंट ड्राफ्ट करते हैं। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय
बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिश। अब ये जो कांग्रेस है इसे कौन होस्ट करता है? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिश होस्ट करते हैं। द डेलीगेट्स का मतलब होता है जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड केम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये इकट्ठा होते हैं और ये ट्रीटी ऑफ वियना ड्राफ्ट करते हैं 1815 में। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना ट्रीटी ऑफ वियना को साइन करने का, वो ये था कि जो भी चेंजेस हुए थे नेपोलियनिक वॉर के टाइम पर उनको अंडू कर देना, उनको कैंसिल कर देना। ठीक है, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बॉर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड मतलब आप कह सकते हैं रिमूव्ड। ठीक है, मतलब होता है रिमूव्ड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बॉर्बन डायनेस्टी थी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैड रिस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। इसका मतलब है कि जो बॉर्बन डायनेस्टी थी जो कि बहुत टाइम पहले ही रिमूव हो गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर। ठीक है, उसको वापस से पावर में लाया गया एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। और नेपोलियन के अंडर फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज को एनेक्स किया था, उसमें कब्जा जमाया था, वो सारी जो टेरिटरीज है वो फ्रांस ने खो दी थी। ठीक है, फ्रांस से अलग हो गई थी। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। अब देखो, अब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सेटअप किए जाते हैं जहाँ पे डिफरेंट रीजन्स को बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ जोड़ा जाता है। बहुत सारे सेटअप्स होते हैं रीजन्स के बीच में। ठीक है, अब ये क्यों किए जाते हैं उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले क्या सेटअप्स होते हैं उन्हें हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। तो अब क्या किया गया, कुछ सीरीज ऑफ स्टेट्स जो है उनको सेटअप किया गया फ्रांस की बाउंड्रीज में, फ्रांस के आसपास कुछ स्टेट्स को सेटअप करा गया। ठीक है, ताकि फ्रेंच एक्सपेंशन को प्रिवेंट करा जा सके, क्योंकि फ्रांस जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करता था, हर जगह को एनेक्स कर लेता था, उसमें कब्जा कर लेता था। तो फ्रेंच एक्सपेंशन को प्रिवेंट करने के लिए फ्रांस के आसपास बहुत सारी स्टेट्स को सेटअप कर दिया गया था ताकि फ्रांस आगे एक्सपैंड ना हो फ्यूचर में। Thus, the Kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Genoa was added to the Piedmont in the south. अब क्या होता है, क्या सेटअप होता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड है जिसमें बेल्जियम भी आता था, जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड है जिसमें बेल्जियम भी आता था, उसको फ्रांस के नॉर्थ वाला जो पार्ट है वहां पे सेटअप कर दिया गया। जिनोआ वॉज एडेड टू पेडमेंट इन साउथ, तो साउथ में जो पेडमेंट रीजन है वहां पे जिनोआ को ऐड कर दिया गया। साउथ में जो पेडमेंट रीजन था, साउथ में जो पिडमोंट रीजन था वहां पे जिनोआ को ऐड कर दिया गया था, जिनोआ को पिडमोंट रीजन के साथ जोड़ दिया गया था। ठीक है, प्रशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। तो प्रशिया को कुछ इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज जो है वो उसको दे दी गई थी। ठीक है, प्रशिया की जो वेस्टर्न फ्रंटियर है, वेस्टर्न फ्रंटियर यानी जो वेस्टर्न बाउंड्री है, वहां पे प्रशिया को कुछ और न्यू टेरिटरीज जो है वो दे दी गई थी। ठीक है, ओके। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिविंग कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, और जो ऑस्ट्रिया है उसको नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया था। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। लेकिन लेकिन जो जर्मन कन्फेडरेशन बनाया था ना नेपोलियन ने 39 स्टेट्स का, उसको छेड़ा नहीं गया। क्यों नहीं छेड़ा गया वो अभी हम आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, जो कि नेपोलियन ने सेटअप किया था 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन बनाया था, तो उसे इन लोगों ने नहीं छेड़ा। क्यों नहीं छेड़ा वो अभी आगे हम देखेंगे। ईस्ट में रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रशिया वॉज गिवन अ पार्ट ऑफ सैक्सोनी। अब रशिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया गया और प्रशिया को सैक्सोनी का कुछ पोर्शन जो है वो दे दिया गया। अब ये सब करने की इंटेंशन क्या थी, इनका एम क्या था? देखो, इनका जो मेन इंटेंशन था या एम था, इट वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। जो भी मोनार्कीज जो कि नेपोलियन ने ओवरथ्रो कर दी थी, रिमूव कर दी थी, उनको वापस से रिस्टोर करना, वापस से पावर में लाना। ठीक है, पहली चीज तो ये, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और यूरोप में वापस से कंजर्वेटिव ऑर्डर को क्रिएट करना। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें अगर हम और देखें रीजन को, तो सबसे पहले तो ये लोग चाहते थे कि पावर का बैलेंस बना रहे।
जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांस क्या करता था नेपोलियन के टाइम पर, नेपोलियन के अंडर फ्रांस ने बहुत सारे रीजन्स को एनेक्स कर लिया था, उन पे कब्जा जमा लिया था। तो अब ये लोग नहीं चाहते थे कि कन्फ्लिक्ट हो रीजन्स के बीच में, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो दो तीन रीजन्स है, उसमें से एक रीजन जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और दूसरे रीजन जो है वो कम पावरफुल है, स्टेट ऑफ बैलेंस नहीं है, ठीक है, पावर के बीच में बैलेंस नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, डिफरेंट रीजन्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होंगी, तो वो ना हो, स्टेबिलिटी और पीस मेंटेन करने के लिए क्या किया, जो दूसरे रीजन्स है ना, उन जो और स्टेट्स हैं या कंट्रीज हैं, उनमें रीजन्स जो है वो ऐड कर दिए, ठीक है, उनको रीजन्स जो है वो दे दिए, ताकि वो भी मतलब उनकी जो पावर है वो बढ़ जाए, इक्वालिटी में आ जाए, ठीक है, पावर जो है वो बैलेंस हो जाए, स्टेबल हो जाए, ताकि कंफ्लिक्ट ना हो, एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, पीस मेंटेन रहे, ठीक है, ये एक रीजन था। दूसरा रीजन था कि फ्रांस जो है ना, वो उस टाइम पे मतलब बहुत ज्यादा एनेक्सेशन करता था, हमेशा जो है वो कब्जा कर लेता था, तो फ्रांस की पावर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, फ्रांस जो है वो मतलब आगे एनेक्सेशन ना करे, तो फ्रांस की पावर को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरी चीज ये, अब देखो हम अभी हमने आखिर में देखा था कि इन्होंने जर्मन कन्फेडरेशन जो बनाई थी 39 स्टेट की, नेपोलियन ने जो बनाई थी, उसको इन्होंने नहीं छेड़ा। क्यों क्यों नहीं छेड़ा? क्योंकि ये चाहते नहीं थे, चाहते तो इसको यूनाइट कर सकते थे, बट इन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये चाहते थे कि भाई डिफरेंसेस बने रहे, ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड ना हो लोग, एक यूनिफिकेशन ना हो पाए, ठीक है, सब अलग अलग रहे, ये इनका मेन एम था, ताकि रिवॉल्यूशन ना हो, लोग यूनाइट ना हो, लोग अगर यूनाइट होंगे तो फिर वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के खिलाफ विरोध करेंगे, रिवोल्ट्स करेंगे, तो कन्फ्लिक्ट्स ना हो, आगे फर्दर रिवॉल्यूशंस ना हो, और लिबरल आइडियाज को दबाने के लिए, रिवॉल्यूशंस और लिबरल आइडियाज को दबाने के लिए ये सब सेटअप्स इन्होंने किए थे। तो आई होप आपको ये रीजंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेटिव रेजीम्स सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। अब ये जो कंजर्वेटिव रेजीम्स थी, ये जो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट थी जो कि 1815 में बनी थी, ये ऑटोक्रेटिक थी, यानी बिल्कुल बहुत एब्सोल्यूट थी, यानी कि बहुत तानाशाही थी। कैसे? दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। तो ना ही ये क्रिटिसिज्म, अपने अगेंस्ट कोई क्रिटिसिज्म टॉलरेट करते थे, और ना ही ये डिसेंट को टॉलरेट करते थे। डिसेंट यानी कि आप कह सकते हैं ओपोजिशन, कोई इनको अपोज ना करे। एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी, यानी कि अथॉरिटी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये क्या करते थे, जो भी कोई भी अगर इन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ कोई इनकी अथॉरिटी में कोई क्वेश्चन करता था, कोई सवाल उठाता था तो उनको दबाते थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड censorship laws to control what was said in newspapers, books, plays and songs and reflected the ideas of liberty and freedom। तो इन्होंने सेंसरशिप लॉज लगा दिए थे, यानी कोई भी अगर लिबर्टी और फ्रीडम के आइडियाज को रिफ्लेक्ट करता था सॉन्ग्स, बुक्स, प्लेज और न्यूज़पेपर्स के द्वारा, तो उनपे सेंसरशिप इन्होंने इम्पोज कर दी थी इस चीज के ऊपर, ठीक है। आगे देखते हैं। एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ओके, द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन nonetheless continue to inspire liberals। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मेमोरीज थी ना, ये अभी भी स्टिल दे वर इंस्पायरिंग लिबरल्स, यानी लिबरल्स जो है वो अभी भी उन फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो आइडियाज है, जो मेमोरी है, उससे अभी भी इंस्पायर्ड थे। वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन बाय द लिबरल नेशनलिस्ट क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो एक बहुत मेजर इशू जिसका मतलब बहुत ज्यादा विरोध करते थे लिबरल नेशनलिस्ट, जिसको बहुत क्रिटिसाइज करते थे, वो था फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी जब आपको इजाजत ना दी जाए अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने की या फिर सच्चाई को दिखाने की, ठीक है, दैट वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो आई होप आपको ये पूरा जो पैराग्राफ था, टॉपिक था, वो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, आई होप आपको ये पूरी तरीके से क्लियर होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।